अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट मिनहाल अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ नेक्स्ट। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड का। ऑर्डर 7 रूल 11 बात क्या करता है उसके बारे में हम देखते हैं। बेसिकली वो कहता है रिजेक्शन ऑफ प्लेट, सिंपल सी बात है। लेकिन इसका अगर हम पूरा जायज़ा लें अगर, तो ये बहुत ही प्रॉपर प्रोसीजर के बारे में बात करता है कि क्या प्रोसीजर है। मतलब कोई भी प्लेंट, अगर आपने कोई भी दावा, वो कैसे काबिल अखराज है, उसके बारे में ये डिटेल डिस्कशन हम करेंगे आज। ऑर्डर 7 रूल 11 की पहली बात ये है कि अगर आपने कॉज ऑफ एक्शन को प्रॉपर नहीं बताया, कॉज ऑफ एक्शन मतलब बनाए दावा, मतलब जो दावा करने की असल वजह है वो आपने डिस्क्लोज ही नहीं की। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मुझे इस प्रॉपर्टी के ऊपर स्टे चाहिए। पहले आप ये तो बताएं कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक भी हैं या नहीं हैं। जब आपने दावा करने की वजह ही नहीं बताई, दावा करने का रीज़न ही नहीं बताया, क्यों दावा आप कर रहे हैं, कैसे आप मालिक हैं, वो आप जब आपने प्रूव ही नहीं किया, तो आप कैसे किसी प्रॉपर्टी के ऊपर स्टे ले सकते हैं। पहली बात तो ये, मतलब कॉज ऑफ एक्शन, दावा करने की वजह आपने नहीं बताई कि क्यों आप दावा कर रहे हैं। आप पहले बताएं कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, फलां बंदे ने कब्जा किया हुआ है, मुझे इस पर स्टे चाहिए ताकि ये बंदा आगे किसी को प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र ना कर सके। पहली बात तो ये कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करना, बनाए दावा, दावा करने की वजह आप पहले बताएंगे। उसके बाद दूसरी चीज़, अगर जो आपने रिलीफ क्लेम किया है दैट इज़ अंडर वैल्यू, मतलब जो एक असल वैल्यू है कोर्ट की, मतलब एक जो प्रॉपर्टी की असल वैल्यू है उससे आपने कम वैल्यू का रिलीफ मांगा है। मतलब ये असल रियल वैल्यू थी या कोर्ट फ़ी, रियल वैल्यू अंडर वैल्यू थी, या आपने जो कोर्ट फ़ी है वो प्रॉपर नहीं लगाई, तब भी ये दावा काबिल खराज है अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत। या फिर आपने जो स्टैम्प ड्यूटी है, पेपर जो आपने लगाया उस पर स्टैम्प प्रॉपर नहीं लगाई, जो प्रॉपर एक स्टैम्प ड्यूटी होती है वो आपने अटैच नहीं की, तब भी ये दावा खारिज हो सकता है। चौथी बात, सूट जो आपने दावा किया है वो टाइम बार्ड हो किसी अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब टाइम बार्ड है। फॉर एग्जांपल कोई लिमिटेशन एक्ट उस पर अप्लाई होता है कि उसको एक हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, उसको हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि ये बंदे का क्लेम नहीं बनता, आगे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया। जब सारी कोर्ट्स ने कह दिया, एक दोबारा उस दावे को अगर आप किसी भी लॉ की से वो बार्ड है, मतलब टाइम बार्ड, पहली बात, मेन बात तो ये टाइम बार्ड है, अगर तब भी आप क्लेम नहीं कर सकते, तो वो तब भी वो ऑर्डर 7 रूल 11 के अकॉर्डिंगली काबिल अखराज है। इसके ऊपर मुतअद्दिद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट्स की हैं। जजमेंट एक बताता हूँ जो कि बार्ड सूट दैट इज़ बार्ड बाय एनी लॉ, मतलब जो लॉ ने किसी चीज़ को बार किया हुआ है इस चीज़ से, तब ये दावा काबिल खराज है ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत। तो कोर्ट ने इसके ऊपर जजमेंट दी हुई है 2010 CLC लाहौर 146। वो बात करती है कोई सूट अगर बार्ड बाय एनी लॉ है, मतलब कोई टाइम बार्ड है, फॉर एग्जांपल कोई मसला है, तो उसके ऊपर ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत कोर्ट ने जो दावा, कोर्ट ने जजमेंट दी थी इसके ऊपर, वो ये बार्ड बाय एनी लॉ के ऊपर, ये 2010 CLC लाहौर 146 है जो कि बात करती है बार्ड बाय एनी लॉ के ऊपर। फिर लिमिटेशन बाय लॉ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2010 SCMR 9110, वही बात करती है, वो लिमिटेशन बाय लॉ के ऊपर बात करती है कि टाइम लिमिट अगर वही है, अगर टाइम लिमिट अप्लाई हो रही है, कोई भी लिमिटेशन लॉ की अप्लाई हो रही है, तो तब ये दावा काबिल अखराज है। फिर एक और जजमेंट है PLJ 2012 कराची 471। वो कहता है कि अगर आपने कोर्ट फ़ी प्रॉपर अटैच नहीं की, डेफिशिएंसी है कोर्ट फ़ी के अंदर, जो अंडर वैल्यू है, मैंने पहले बात की कि अगर प्रॉपर्टी की अंडर वैल्यू है, कोर्ट फ़ी प्रॉपर अकॉर्डिंगली आपने अटैच नहीं की, तब ये दावा खारिज हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपको एक एम्पल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप कोर्ट फ़ी लगा लें कुछ प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, कोर्ट जितना टाइम ग्रांट करती है उसके अंदर वो आपको टाइम देती है कि आप ये चीज़ कर लें। अगर आप नहीं करते तो दावा ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत खारिज हो जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया आज ऑर्डर 7 रूल 11 को। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम मुतअद्दिद नए टॉपिक की तरफ आएंगे, नए टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।